नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुद्दा आपका में। मैं हूं प्रीति सिंह। दुनिया की आबादी 8 अरब हो गई है। वैश्विक जनसंख्या के 8 अरब का आंकड़ा छूने को संयुक्त राष्ट्र ने मानव विकास के पड़ाव में एक मील का पत्थर बताया है। कुल 8 अरब की जनसंख्या के विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 प्रमुख देशों की अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार चीन पहले नंबर पर है। चीन की मौजूदा जो जनसंख्या है वो 143 करोड़ है। दूसरे पायदान पर भारत है जिसकी जनसंख्या 142 करोड़ है। अमेरिका तीसरे नंबर पर आता है, 34 करोड़ की जनसंख्या है अमेरिका की। चौथे स्थान पर इंडोनेशिया है और इसकी जनसंख्या 28 करोड़ है। पाकिस्तान 24 करोड़ की जनसंख्या के साथ विश्व में 5वें स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों से पता चलता है कि वैश्विक जनसंख्या 2030 में लगभग 8.5 अरब, 2050 में 9.7 अरब और 2100 में 10 अरब के पार हो सकती है। जबकि वैश्विक जनसंख्या को 7 से 8 अरब तक बढ़ने में अगर हम देखें तो ये जो आंकड़ा हमने छुआ है 7 से 8 अरब होने का, ये 12 साल का वक्त लगा है इसमें। जब हम 8 अरब हुए हैं 7 से 9 अरब तक पहुंचने में लगभग 15 साल लगेंगे हमें, यानी 2033 तक जनसंख्या 9 अरब के पार हो सकती है। इस रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि वैश्विक जनसंख्या की समग्र विकास दर धीमी हो रही है। 2022 में 2 सबसे अधिक आबादी वाले क्षेत्र जो रहे हैं वो दोनों एशिया में हैं। 2.3 अरब लोगों के साथ पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया और 2.1 अरब लोगों के साथ मध्य और दक्षिणी एशिया इसमें शामिल हैं। चीन और भारत प्रत्येक 1.4 अरब से अधिक की जनसंख्या के साथ इन 2 क्षेत्रों में अधिकांश आबादी के लिए जिम्मेदार है। हालांकि वार्षिक विश्व जनसंख्या की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 1950 के दशक के बाद ये पहली बार है जब जनसंख्या अपने सबसे कम रफ्तार से बढ़ी है। जैसे मैंने बताया कि 2020 में जो ये दर है वो घटकर 1% से भी कम रह गई है। इन तमाम आंकड़ों के बीच जाहिर है कि जनसंख्या वृद्धि से प्राकृतिक संसाधनों पर भी दबाव बढ़ रहा है। आखिर क्यों 8 अरब की जनसंख्या का जो आंकड़ा है वो मानव जीवन के पड़ाव में अहम है? क्या है बढ़ती जनसंख्या और संसाधनों के बीच का संबंध? क्या है इसकी संभावनाएं? कितना अवसर और क्या है बढ़ती हुई चुनौतियां? मुद्दा आपका में आज हम करेंगे इसी पर चर्चा, और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान आज जुड़ रहे हैं मुद्दा आपका में। संजय कुमार जी मेरे साथ मौजूद हैं जो कि पॉपुलेशन डायनामिक्स एंड रिसर्च स्पेशलिस्ट हैं यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। बहुत बहुत स्वागत है संजय कुमार जी आपका। साथ ही प्रोफेसर अमन अग्रवाल मेरे साथ जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस में। बहुत बहुत स्वागत आपका भी अमन अग्रवाल जी। इसके अलावा मेरे साथ डॉक्टर यूवी सौम्याजुलू जुड़े हुए हैं जो कि डायरेक्टर हैं सिग्मा रिसर्च एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट इंडियन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सौम्याजुलू। और तीनों मेहमानों से मैं तमाम चर्चा करूंगी। संजय जी, पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगी और मैं चाहूंगी कि जो भी रिपोर्ट आई है, एक जैसा हमने कहा भी कि 8 अरब का आंकड़ा अपने आप में जो मानव जीवन है, मानव सभ्यता है, उसमें एक अहम पड़ाव है। क्या अलग अलग पहलू हैं इसमें? क्या ऐसी बारीकियां हैं जो अहम हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए? आप बताइए। थैंक यू। देखिए, आपने बहुत अच्छी तरह से पहले इसका पूरा विवरण किया कि किस तरह से आबादी बढ़ी है और ये इस समय हम लोगों ने 8 बिलियन के आंकड़े को छू लिया है। पॉपुलेशन इंक्रीज जो हो रहा है और होता रहेगा, और उसके लिए एक पीछे फिनोमेना होता है पॉपुलेशन मोमेंटम। इस रिपोर्ट में ये भी बताया है, जैसा आपने भी कहा था, कि हमारी जो पॉपुलेशन की जो रेट ऑफ इंक्रीज़ है वो काफ़ी कम हो गई है। और उसके 2-4 पहलू और भी हैं। वो ये हैं कि बहुत सारे देशों ने, इंक्लूडिंग भारत ने, जो रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी होता है वो भी प्राप्त कर लिया है। लेकिन ये भी एक साइंटिफिक फैक्ट है कि आफ्टर रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी यानी 2.1 का TFR होने के बाद भी, बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन मोमेंटम, जनसंख्या की दर बढ़ती है, उनके नंबर बढ़ते रहते हैं और ये कुछ दशक तक चलता है और उसके बाद फिर ये जनसंख्या अपने आप ही घटने लगती है पीक पहुंचने के बाद। लेकिन 1-2 पहलू और हमें देखना पड़ेगा। हम लोग केवल अभी नंबर पर फोकस कर रहे हैं, इतने हो गए हैं और इतने होने वाले हैं। आपने भी बताया था 2030 में कितने होंगे। लेकिन उसके साथ साथ इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि जब ये फर्टिलिटी डिक्लाइन होती है, मोर्टेलिटी इम्प्रूव होती है, तो हमारे एज स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं। सो देयर आर सो मेनी पॉपुलेशन डायनामिक्स के इश्यूज़ हैं। अगर हम अभी नंबर छोड़ करके उन पर ध्यान दें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब एज स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, फर्टिलिटी कम हो रही है, तो बच्चों की संख्या कम हो रही है, डिपेंडेंसी कम हो रही है। बस उसके साथ साथ हमारे वर्किंग एज की पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारे युवाएं बढ़ रहे हैं, युवा की संख्या बढ़ रही है, उनका प्रतिशत बढ़ रहा है।
और आने वाले समय में सब लोग जानते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड की एक सिचुएशन हमारे कंट्री में होगी और मैनी जो और दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज है जहाँ फर्टिलिटी डिक्लाइन हो रही है वहाँ भी होगी। तो एक मुद्दा ये है कि अब नंबर को देख करके हम किस तरह से उसको हम हार्नेस करें, किस तरह से हम प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ बनाएं ताकि आगे चल कर के ये युवा लोग एक खुद ही रिसोर्स बन जाएं, हमारे रिसोर्सेज का अच्छा उपयोग करें, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट करें और आगे प्रगति की ओर ले जाएं। तो हमें इन चीज़ों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल। डॉक्टर सौम्यजुलू, जैसा अभी संजय जी ने भी कहा, जो विकसित देश हैं वो विकासशील देशों की तुलना में अपनी जनसंख्या को दुगना करने में ज़्यादा समय लगा रहे हैं। यानी जो विकासशील देश हैं उनकी जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है और भारत भी इसमें शामिल है। पहले मैं चाहूँगी भारत के लिहाज से जो तमाम रिपोर्ट है उसके अलग अलग पहलू हैं, जिसमें संजय जी ने भी हमें कुछ पहलू समझाने की कोशिश की। भारत के लिहाज से हमें कैसे इस रिपोर्ट को देखना चाहिए? देखिए, अभी हमको भारत जो है, ये एक यूनिक सिचुएशन है भारत में। सम ऑफ दी स्टेट्स जो है, खासकर सदर्न स्टेट्स है, उधर बिलो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी का प्राप्ति हो गई है। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं लाइक जैसे यूपी है, बिहार है, राजस्थान है। इन सब स्टेट्स में जो है फर्टिलिटी लेवल अभी भी थोड़ा ऊपर ही है। लेटेस्ट एनएफएचएस की नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिजल्ट्स की इंडिकेशन के मुताबिक कुछ स्टेट्स में फर्टिलिटी दर जो है वो अभी भी थोड़ा ज्यादा है और उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और इसमें और एक मुद्दा है कि एज एट मैरिज and girls education. We say that education is the best contraception. So girls education is very important. And जैसे लड़की जो लोग है वो स्कूल में जाने लगे तो उनकी एज एट मैरिज जो है वो पोस्टपोन होता रहेगा। उसकी वजह से फर्टिलिटी लेवल पे भी बहुत अच्छा असर हमको देखने के लिए मिलेगा। इसलिए हमको गर्ल्स की एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और जिन राज्यों में हमको अभी भी फर्टिलिटी दर जो है वो थोड़ा ज्यादा है, उस स्टेट्स के ऊपर एक फोकस्ड इंटरवेंशन की जरूरत है। हमारा गवर्नमेंट की ओर से, नीति आयोग की ओर से, जैसे संजय कुमार जी यूएनएफपीए के रिप्रेजेंटेटिव है एंड यूएनएफपीए जैसे संस्थाओं की ओर से भी प्रयास तो जारी है। जैसे डॉक्टर संजय कुमार जी ने डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात उठाई, इंडिया के बारे में डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में सोचना पड़ेगा। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बहुत बार इसकी जिक्र किया है, डेमोग्राफिक डिविडेंड और उसके जो फायदा है वो फायदा इंडिया को लेना है करके। लेकिन उस दिशा में हमको दो तीन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, जैसे एजुकेशन है और टेक्नोलॉजी है जी। एंड स्किल डेवलपमेंट है। इन तीनों के ऊपर अगर ध्यान देंगे तो डेमोग्राफिक डिविडेंड की जो फायदा है वो फायदा हमको पूरा मिलेगा। एंड जैसा आपने जनसंख्या और संसाधन इस चर्चा का टाइटल भी रखा है, हाँ। संसाधन के ऊपर भी हम से देखें तो यूथ पॉपुलेशन जो है, कंसिडरेबल पॉपुलेशन अभी बढ़ती जा रहे हैं हमारा हिंदुस्तान में। उसकी फायदा हमको मिलना है तो हमको टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ एज एट मैरिज है जी। और फर्टिलिटी लेवल्स को और थोड़ा कम करना है। और फैमिली प्लानिंग, इंडिया दुनिया में सबसे पहला कंट्री है, 1952 में एक ऑफिशियल नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू किया था हमने। और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की जो रिजल्ट्स हमने एक्सपेक्ट किया था, उम्मीद हमने रखे थे, कुछ हद तक कम उसकी प्राप्ति हमको मिली है। ठीक है। लेकिन कुछ राज्यों में, कुछ स्टेट्स में जो फैमिली प्लानिंग का भी जो लक्ष्य हमने रखा था वो हम अचीव नहीं कर पाए। जी जी अनमेट नीड, जी डॉक्टर अनमेट समझलू, नीड और इज एन इस इशू पहलू मेनी के ऑफ बारे द में स्टेट्स। आपसे मैं और आगे बात करूंगी, लेकिन ये भी हम जानते हैं कि जल्द ही अब चीन को पीछे छोड़कर भारत जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश जल्द ही होने वाला है। प्रोफेसर रमन अग्रवाल, जब हम बात करते हैं जनसंख्या की तो हम जानते हैं कि जो मानव है वो अपने आप में एक संसाधन भी है। तमाम संसाधनों को अगर हम देखें, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, इन सब के बीच अगर अर्थशास्त्र के गणित को भी समझें तो मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा बताइए जनसंख्या और उसका गणित क्या है, और जो तमाम आंकड़े अभी तक हमने बताए हैं उस बीच क्या संकेत मिल रहे हैं इसे लेकर।
देखिए जी, पहली बात जो हम जनसंख्या की बात कर रहे हैं, जिसे पॉपुलेशन भी कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, वो पहले कर्स माना जाता था। जो इकोनॉमिक थ्योरीज हैं, इकोनॉमिक स्टडीज हैं, अगर हम 1990, 95, इवन 2000 तक देखें, ज़्यादातर जो रिसर्चर्स थे, लेबर स्टडीज करते थे, पॉपुलेशन स्टडीज करते थे, उसको एक प्रेजेंट किया जाता था कर्स की तरीके से कि एक ये बहुत बड़ा कर्स है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी, जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो लेबर इंसेंटिव हैं, उनमें ग्रोथ इतनी तेजी से नहीं होता है। जो बड़े विकसित देश हैं वहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव है, वहाँ विकसित फास्ट होती है, पॉपुलेशन कम है, तो इसलिए एक तरीके से इकोनॉमिक बैलेंस वो कर पाते हैं, मुनाफा उनको मिल पाता है। पर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो लोग खाने वाले ज़्यादा हैं, काम करने वाले कम है, और जो प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट है वो कम है। पर जैसे जैसे आधुनिकीकरण हुआ, आईटी का प्रवेश हुआ, टेक्नोलॉजी का प्रवेश हुआ, आज हम हर एक चीज जो कार्य करते हैं, व्यवसाय का कार्य करें, सोशल इंटरेक्शन का कार्य करें, सब में जो है आईटी का प्रचलन है, चीजें बढ़ रही हैं। आजकल एक बैठा गांव में बैठा एक बच्चा भी कार्य कर सकता है, प्रोडक्टिविटी एनहांस कर सकता है। तो अब पिछले 20-22 सालों में पॉपुलेशन को कर्स नहीं माना जाता। पहले तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो इकोनॉमिक थ्योरीज में काफी चेंजेस देखने को मिले हैं। इस तरीके से डेवलपमेंटल जो थ्योरीज बनी हैं, उसमें अब वो बात कर रहे हैं कि पॉपुलेशन एज अ ब्लेसिंग, मतलब कि एक एक भगवान का दिया हुआ एक वरदान है। अब उस वरदान को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके से प्रोडक्टिविटी के व्हील में लगा सकते हैं, किस तरीके से चर्निंग कर सकते हैं। और जैसे इस सरकार ने पिछले 6-7 सालों में कोशिश किया, डिफरेंट प्रोग्राम, स्टार्टअप, स्टैंड अप और बहुत सारे आत्म भारत, बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च किए, जिसमें अलग-अलग छोटे-बड़े व्यवसायों को जोड़ा गया, चीज़ों को जोड़ा गया, माइक्रो फाइनेंसिंग किया गया, एमएसएमईज़ को प्रबंधन किया गया, एमएसएमई मिनिस्ट्री बनाया गया और चीज़ें की गई और यूथ को इन्वॉल्व किया गया। तो इससे जो एक चीज़ देखने को मिल रही है, एक तो शिफ्ट है अंडरस्टैंडिंग में लोगों की, कि एक तरफ हम कहते थे ये तो कुआँ है, खाई है, मुसीबत है, अब जो है उसे कहा जाता है ये बहुत अच्छी चीज़ है, पॉपुलेशन होनी चाहिए। अब एक डायरेक्शनल पॉपुलेशन होनी चाहिए, अच्छे काम करने वाली प्रोडक्टिव पॉपुलेशन होनी चाहिए। और जहाँ प्रोडक्टिविटी की बात आती है, तो अगर हम देखें तो करीबन जो हमारी पॉपुलेशन है 17.17% जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन की पॉपुलेशन हिंदुस्तान में है इस समय, जिसका नीतिकरण है, जिसका ब्यौरा है सरकार के पास, उससे ज्यादा भी हो सकती है। तो वो पॉपुलेशन में जो है करीबन 50% लोग हैं जो 25 साल से कम की उम्र के हैं, 65% लोग हैं जो 35 साल से कम की उम्र के हैं, और 70% लोग हैं जो करीबन 50-55 साल की उम्र से, मतलब जो प्रोडक्टिव एज होती है उसमें करीबन हम लेके चलें तो 55 से 60% लोग 16 साल की उम्र से लेके 55-60 साल की उम्र तक हमारे पास हैं, जो प्रोडक्टिव, मतलब जो काम कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, देश का उद्धार कर सकते हैं, अपना उद्धार कर सकते हैं। तो वो जो एक प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट है, और जो अब ये टेक्नोलॉजी एनेबल्ड फ्रेमवर्क्स आए हैं, जहां पे एक व्यक्ति को एक जगह शहर में होना जरूरी नहीं है, वो कहीं पे भी बैठ के अपना कार्य कर सकता है। और कोविड के दौरान भारत को जरूर झटका लगा थोड़ा, जैसे बाकी देशों को लगा, बट इसमें एक बढ़ोतरी देखने को मिली। चाहे हम टीचिंग की बात करें, चाहे हम पढ़ाने की बात करें, चाहे हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करें, चाहे हम और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात करें, चाहे हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, चाहे हम कृषि उद्योग को, बेसिक कृषि उद्योग से कृषि एग्रो इंडस्ट्रीज की बात करें, काफी लोगों ने अब टेक्नोलॉजी को यूज करके, स्ट्रक्चर्स को यूज करके अलग अलग जगह पे हिंदुस्तान में बैठ के प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है। और अब वो जो है भारत सरकार पॉलिसी फ्रेमवर्क के द्वारा, चाहे वो एक्सपोर्ट को पुश करने की बात हो, चाहे वो और चीजों को पुश करने की बात हो, स्किल्ड डेवलपमेंट की बात हो, उसके द्वारा उसको और प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट हो रहा है। तो पहली बात यह है कि भारत के लिए ये पॉपुलेशन कर्स नहीं है और ये बढ़ोतरी जा रही है। इनफैक्ट चाइना जैसा देश, जहां पे करीबन 70 से 80% जनता बुढ़ापे के अंदर आई, जी। नॉन प्रोडक्टिव जोन में जा रही है, वहां पे इस चीज का रिस्क है। यूरोप के अंदर जहां पे करीबन 60% जनता नॉन प्रोडक्टिव ओल्ड एज में जा रही है, जहां प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, जहां पे मेडिकल फैसिलिटीज की यूजेज है और फैसिलिटीज की यूजेज है वो बढ़ जाती है, सरकार के ऊपर भार ज्यादा पड़ता है, क्योंकि वहां पे ज्यादातर फैसिलिटीज सरकार प्रोवाइड करती है, हिंदुस्तान की तरह नहीं, जहाँ पे मेडिकल चीजें, ज्यादातर चीजें आप आम इंसान अपने व्यवसाय से कमाए हुए सेविंग से निकालता है। प्राइवेट वेंचर नहीं है जहाँ सरकार के अस्पताल ज्यादा है। तो इस तरीके से जो भार इन यूरोपियन देश या अमेरिका या और देशों में है,
वो हिंदुस्तान में स्थिति बिल्कुल उल्टी है। और इसके चलते हुए जो सरकार ने पिछले 7-8 सालों में प्रोग्राम लॉन्च किए, उनके फलस्वरूप हमें अब देखने को मिल रहा है कि प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट भी बढ़ रहा है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे, कोविड के दौरान और कोविड के बाद जी। हिंदुस्तान विश्व के अंदर सबसे तेजी से बढ़ता हुआ देश है। जब कोविड खत्म हुआ, लॉकडाउन खत्म हुए, बड़ी सारी प्रॉब्लम देखने को मिली, बट एकदम से जो ग्रोथ मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है, और अब वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, ओईसीडी हो और अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज हो, सब कह रही हैं कि हिंदुस्तान की जो ग्रोथ है, मोमेंटम है, जो लोगों से मिलता है, जो बिल्कुल, और एक बहुत आम जल्द हम आदमी जो तीसरी मैन सबसे बड़ी पावर है उसकी अर्थव्यवस्था भी मिलता है, बनने वाले वो हैं। सबसे बढ़िया है। जी, प्रोफेसर अमन अग्रवाल, मैं तमाम और आयाम भी जो अर्थव्यवस्था और जनसंख्या को लेकर है वो आपसे समझूंगी। संजय जी, जैसे आपने भी कहा था कि जो फर्टिलिटी डिक्लाइन है और मोर्टालिटी को लेकर भी आपने बात कही। हम जानते हैं कि आज से 250 साल पहले इंसान की जो औसत आयु थी वो करीब 28 साल थी, अब 72 साल हो गई है। और मृत्यु दर 1985 में 1000 लोगों में 20 लोगों की मौत होती थी, अब 2022 में देखें तो ये 8 रह गई है। शिशु मृत्यु दर है उसमें भी कमी देखी गई है। वहीं जो और चीज़ें सामने आई हैं जनसंख्या को लेकर, अगर हम पूरी दुनिया में बात करें तो विकसित और विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि असमान रूप से हो रही है। जैसे मैंने बताया, यूरोप और अमेरिका के मुकाबले एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। साथ ही अफ्रीका महाद्वीप के लिए जनसंख्या वृद्धि जो है, कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं वो एक अच्छे भविष्य की ओर भी इशारा कर रही है। तो ये जो अलग अलग महाद्वीप हैं, वहाँ जो जनसंख्या का मैं कहूँ दबाव है या इस संसाधन का इस्तेमाल है, वो किस तरह से हो रहा है, थोड़ा सा अगर इसके बारे में भी आप बताएं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। देखिए, अगर आप रीजनल पैटर्न की बात करते हैं और पॉपुलेशन ट्रेंड की बात करते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो डेवलप कंट्रीज़ है वहाँ पर फर्टिलिटी रेट बहुत ही डिक्लाइन हो गई है, और उन्होंने रिप्लेसमेंट लेवल के साथ साथ और भी लो फर्टिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। और आजकल कई ऐसे एशिया में भी ऐसे कंट्रीज़ हैं, जापान है, साउथ कोरिया है, जहाँ पर फर्टिलिटी इतनी लो है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये ट्राई किया जाता है कि अपने संसाधन को ठीक से उपयोग करने के लिए जनसंख्या को एडिशनल चाइल्ड बढ़ाने के लिए हम इंसेंटिव दें। हालांकि उसमें इतनी सफलता नहीं मिली है। तो रीजनल इम्बैलेंसेस हैं। आपने अफ्रीका की बात की थी। अफ्रीका में इस समय फर्टिलिटी अभी हाई है, इसीलिए वहाँ पर जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि असीमित समय तक ये बढ़ती जाएगी। एक समय के बाद वो फर्टिलिटी का ट्रेंड वहाँ भी डिक्लाइन हो गया है। इट्स ए क्वेश्चन ऑफ टाइमिंग, कितना और टाइम लगेगा जहाँ पर उनकी फर्टिलिटी कम होगी। मोर्टालिटी कंडीशंस की आपने बात की थी, वो तो काफ़ी इम्प्रूव हो गया है, पीपल आर लिविंग लॉन्गर। लेकिन इनके वजह से अब हम लोग, हमारा ये सोचना होता है कि जो हमारे जनसंख्या जिस प्लेनेट में या जिस द्वीप में बढ़ रही है, तो रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन भी वैसा है या नहीं है, और अगर नहीं है तो हाउ डू वी एक्चुअली प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल द पॉपुलेशन ग्रुप, जियोग्राफी, सो दैट दे कैन ऑल्सो डेवलप, दे कैन एक्चुअली डिपेंड। अगर वो दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करें तो आपके पास जितने संसाधन हैं उसको आप पहले से अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। और इस समय जैसे डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि जनसंख्या एक हमारे लिए एक अवसरवादी की तरफ है कि हमारे युवा आ रहे हैं, अगर हम उनको इक्विप कर दें, उनको टेक्नोलॉजी दें, तो प्रॉब्ली दे विल हेल्प कि आपके यहाँ जो संसाधन है उसको हम अच्छी तरह से हम उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर मैं भारत की बात करता हूँ, भारत में भी जो डेमोग्राफिक फिनोमेना है वो थोड़ा सा साउथ एंड नॉर्थ में डिफरेंट है। साउथ में फर्टिलिटी बहुत पहले से ही लो हो गई थी, और अब वहाँ पर वर्किंग एज पॉपुलेशन की जो नंबर हैं या प्रपोर्शन वो कम होने वाले हैं। लेकिन जो दूसरे स्टेट्स हैं जहाँ पर अभी भी फर्टिलिटी हाई है, उसमें आने वाले समय में युवाएं ज़्यादा होंगे। इसकी वजह से माइग्रेशन हो रहा है। ठीक है। लेकिन माइग्रेशन के लिए हमारे अच्छे माइग्रेंट्स हों, उनको हम इक्विप्ड करें, then they can go and contribute to the economy of the other state or other country. So that could be another possibility. बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर सौम्यजुलू, जब हम ये कहते हैं कि जनसंख्या अब एक कर्स नहीं माना जाता बल्कि इसको एक अवसर की तरह देखा जाता है, तब हम ये भी जानते हैं कि एक तरफ COP27 की बैठक हो रही है मिस्र में, जलवायु परिवर्तन एक सबसे बड़ी चुनौती है, उस बीच हम 8 अरब के आंकड़े को छू रहे हैं, और जनसंख्या का दबाव कहीं ना कहीं इसके लिए सबसे बड़ा कारक है। बढ़ता प्रदूषण जनसंख्या से ही सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब हम सुविधाएं देने की बात करेंगे तब हम जानते हैं सब कुछ इंटरलिंक्ड है। ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि जो नीतियां होनी चाहिए जनसंख्या और साथ ही साथ जो विकास हो वो पर्यावरण को भी साथ लेकर चले, इसे लेकर भी जो तमाम विकासशील देश हैं और खासकर जो भारत की भूमिका है वो हम जानते हैं कि किस तरह से हम पेरिस एग्रीमेंट को लेकर जो तमाम हमारे वादे हैं उनको हम पूरा कर रहे हैं। आप मानते हैं कि वो नीतियां सही जगह पर हैं, सही तरह से हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? या सही
मुद्दा उठाया आपने। आई थिंक हमको ये समझना है कि पॉपुलेशन, डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, इन तीनों में क्या तालमेल है, क्या ताल्लुकात है, इसका भी हमको पूरा अवेयरनेस होना चाहिए। इसके ऊपर भी थोड़ा चर्चा करना चाहिए और हमको समझना चाहिए। ये सही है। आई थिंक द पॉपुलेशन हैज ए रोल इन एनवायरमेंटल चैलेंजेस एंड द डेवलपमेंट चैलेंजेस। इसलिए हम अभी ये बात कर रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, 2030 तक हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है उसको अचीव करना है। और उस दिशा में अगर हम कदम रखें तो पोल्यूशन है, वाटर अवेलेबिलिटी है, प्योर ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी है, सेफ एनर्जी अवेलेबिलिटी है, इन सब के ऊपर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। एक स्टडी है, इंटरनेशनल स्टडी, MIT का स्टडी है सॉरी, उस स्टडी के मुताबिक बाय 2050 तक हमको 2 प्लैनेट की जरूरत पड़ेगी। जिस हिसाब से हमारा पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस हिसाब से हमारा रिसोर्सेस की यूटिलाइजेशन हो रही है, उसके आधार पे ये प्रोजेक्शन दिया गया है। इसका मतलब है हमको एक रेस्पॉन्सिबल कंज्यूमर होने की जरूरत है। एंड ठीक है, पोल्यूशन को कम करने के लिए बहुत सारे उपाय का भी इस्तेमाल हो रहा है, जैसे मेट्रो आ गया है। मेट्रो आने के बाद रोड ट्रैफिक में जो पोल्यूशन था वो कम होने जा रही है। लेकिन जितना प्लानिंग हमको करना चाहिए उतना प्लानिंग थोड़ा पीछे हो रही है हमारा। ठीक है। और ये कंज्यूमरिज्म जो है इसको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। इसमें डेवलप्ड कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। एंड डेवलपिंग कंट्रीज की तुलना में डेवलप्ड कंट्रीज आर मोर रिस्पांसिबल फॉर the climate change and environmental degradation and other aspects because of the consumption patterns, the differences in consumption pattern between the developing countries and यानी the जो बात आप developing कह रहे हैं countries। कि जनसंख्या की वजह से एक तरह से प्रदूषण की समस्या सीधे तौर पर नहीं जुड़ी है, बल्कि कंजम्पशन की तरफ से ये सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। क्योंकि हम जानते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप, जहां पर इतनी जनसंख्या है, वो कार्बन एमिशन में बहुत ही नगण्य उसका योगदान है, जबकि जो विकसित देश हैं जिनकी जनसंख्या बहुत कम है, वो कितना ज़्यादा जलवायु के लिए जो तमाम चुनौतियां हैं उसके लिए जिम्मेदार हैं। हम समझते हैं इस बात को। प्रोफेसर अमन अग्रवाल, मैं भी यही समझना चाहूँगी, जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है और आप भी कह रहे हैं कि अब इसे कर्ज नहीं माना जाता बल्कि इसको एक अवसर के रूप में देखने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी कुछ सीमाएं हैं जिनका पालन ज़रूरी है, वरना जैसे अभी डॉक्टर सौम्या जुल्लू ने कहा कि एक और प्लैनेट की ज़रूरत हमें पड़ जाएगी रहने के लिए। तो उन सीमाओं को देखते हुए, तमाम अर्थशास्त्र को समझते हुए, विकास को समझते हुए, क्या नीतियाँ सही राह पर हैं? देखिए जी, ये जो सीमाओं की बात करी है, इस धरती ने अपने तरीके बना रखे हैं सीमाओं को कंट्रोल करने के। अब जिस तरीके से मानवता ने डिफॉरेस्टेशन किया, उसकी वजह से जो अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, डिस्टेबलाइजेशन हो रही हैं, उसकी वजह से भी जनसंख्या कुछ जगहों में कम होती है। अब जैसे ये वॉर चल रही है यूक्रेन और रशिया की, वहाँ पे भी जनसंख्या कम हो रही है। अब यहाँ पे मानव का ही रोल है, मानव ही काम कर रहा है, चाहे हम डिफॉरेस्टेशन करें, चाहे हम वॉर करें, चाहे और एक्ट्स करें जो इस धरती के हित में नहीं है, तो धरती भी उसी तरीके से हमें रिस्पॉन्ड करती है। और उसका खामाजा जो चीज है, जैसे सुनामी आई थी 2004 में, काफी लोगों की, काफी देशों के अंदर बहुत त्राही त्राही हुई थी। इस तरीके से अगर हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे मातृभूमि को, ये मातृभूमि भी हमें उसी तरीके से जवाब देगी। तो ये कहें कि हम जो है पॉपुलेशन बढ़ाए जाएं, पर भारत की नीतियां भी रही हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल की भी नीतियां रही हैं। पॉपुलेशन कौन कंट्रोल करना है वो बहुत जरूरी है। हमें देखने को मिल रहा है जो पॉपुलेशन कंट्रोल होता है, जैसे अभी मेरे कॉलीग ने भी बताया कि अफ्रीका के अंदर बढ़ता जा रहा है, हिंदुस्तान में भी यही हाल है कि जो लोग अच्छे पढ़ाई, अच्छी सी लिखाई, अच्छे से खाना नहीं दे सकते हैं, वो तो पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। और जो लोग दे सकते हैं, अमीर हैं, रिच हैं, एफ्लुएंट हैं, जो अच्छे स्कूल में भेज सकते हैं, अच्छी पढ़ाई की शिक्षा दे सकते हैं, अच्छा खाना दे सकते हैं, स्वच्छ चीजें दे सकते हैं, जो भारत सरकार की पॉलिसीज को भी समझते हैं, वहां पे बहुत हद तक पॉपुलेशन कंट्रोल हो गई। कुछ में एक बच्चा है, कुछ में कोई भी बच्चा नहीं है। ये हमें मेट्रो सिटीज में भी देखने को मिल रहा है। और जो लोग नहीं कर सकते, जिनके पास एक वक्त की रोटी खाना देने के लिए नहीं है, वहां पे 8-8, 10-10, 15-15 बच्चे हो रहे हैं।
तो ये देखना किसी भी देश को, अफ्रीका में भी यही हाल है, ऐसे ऐसे कस्बे हैं, नेशंस हैं, स्टेट्स हैं वहां पे जहां पे उनके पास खाने के लिए नहीं है, दवाई देने के लिए नहीं है, बेसिक वैक्सीनेशन देने के लिए नहीं है, और वहां पे बच्चे जो है पेड़ पौधों की तरह ग्रो करते जा रहे हैं बहुत सारे। अब ये देखना जरूरी है कि हम कौन सी पॉपुलेशन ग्रोथ किया। हम ये नहीं कह रहा हूं कि अमीर के बच्चे को ग्रो करना चाहिए, गरीब के बच्चे को ग्रो नहीं करना चाहिए, इस तरीके से नहीं लेना चाहिए। पर जहां पे हम रोक लगा रहे हैं, भारत सरकार रोक लगा रही है, रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, बाकी कुछ देशों ने भी किया, कुछ देशों ने किया कि सरकारी जो लोग काम करते हैं महकमे में, अगर 2 बच्चे होंगे या 2 से ज्यादा बच्चे होंगे, ईस्ट एशिया में देखा गया, उनको कहा कि आप पेनल्टी दीजिए। अब पहले चाइना ने लगाया कि 1 बच्चा होना चाहिए, 1 बच्चे से ज्यादा करेंगे तो पेनल्टी होगा, कहीं को देश निकाला भी दे दिया। अब जो है उन्होंने किया कि अब आप ज्यादा बच्चे करिए, 2 करिए, 3 करिए। यूरोप के अंदर क्योंकि बच्चे नहीं हो रहे, वहां पे मिनिस्ट्रीज बनाई जा रही हैं लोनलीनेस की, चाइल्डहुड की, मदरहुड की, ताकि जो है वहां पे बढ़ावा दिया जा सके बच्चे पैदा करने के लिए। जो सरकारी नीति है, चाहे वो भारत सरकार की हो, चाहे किसी और देश की हो, चाहे वो यूएन की हो, वो इस चीज को देखे कि जो इंसान अच्छी पैदावार करके, अच्छा शिक्षा देके एक अच्छा नागरिक बना सकता है इंसान को, उसकी वो क्षमता को रोकना नहीं चाहिए हमें। उसको ठीक-ठाक एक एवरेज, जैसे भारत ने कहा 2 बच्चे करें, ऐसे करके बढ़ाना चाहिए। पर जो लोग नहीं कर सकते हैं, उनके ऊपर थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन लगानी ज़रूरी है, ताकि ऐसा ना हो कि सिर्फ़ जो खाना माँगने वाले हैं वही लोग हों, जो प्रोडक्टिविटी की बढ़ोतरी की नहीं कर पाएँ वो लोग ना हों हमारे पास। तो मेरे विचार में भारत सरकार को ये देखना ज़रूरी है कि किस तरीके से और योजनाएँ ला सकें, ऐसे प्रावधान कर सकें कि वो लोग भी मोटिवेट हों कि जो क्षमता दे सकते हैं वो हों, और जो क्षमता नहीं दे सकते वो भी मोटिवेट हों कि भैया हमें अपने 4 बच्चे पढ़ाने हैं तो 4 बच्चों को अच्छा शिक्षा दें, अच्छा रहन-सहन दें, जी। अच्छा खाना दें, अच्छा पर्यावरण दें। ऐसा ना हो कि वो गलियों में खेल रहे हों, वहाँ पे जो है नदियाँ बह रही हैं गंदे पानी की, और उसमें खेल के बढ़ रहे हों। हिंदुस्तान गाँव का देश है। जी। गाँव से लोग आते रहे हैं। गाँव से सारे हमारे चाहे कितने लीडर्स हों, साइंटिस्ट हों, सब गाँव से आए हैं। तो सारा ही एक गाँव है हिंदुस्तान जो रहा है। तो ये कहना कि बिल्कुल। अमीर-गरीब नहीं, बट ऐसे कि जो क्षमता है, जिसके पास क्षमता है, उसको प्रावधान मिले कि वो और बच्चे करे, और जिसके पास क्षमता नहीं है, उसको मोटिवेशन मिले कि वो कम बच्चे करे, ताकि एक बैलेंस्ड ग्रोथ देख सकें, ताकि हम देख सकें कि प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट हो, और भारत जो है जैसे विश्व में अभी भी तेजी से चल रहा है, और तेजी से विकसित कर सके, और तेजी से आगे बढ़ सके, और बिल्कुल, और उसकी मानवता के प्रोडक्टिविटी अंदर और स्किल को बढ़ाई देख बढ़ाने के सके। लिए भी लगातार मदद भी दी जाए। बहुत-बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय यहीं पूरा हो गया है। संजय कुमार जी आपका, प्रोफेसर अमन अग्रवाल जी आपका, डॉक्टर सौम्य जुलू, आप तीनों मेहमानों का बहुत-बहुत शुक्रिया मेरे साथ आज मुद्दा आपका में इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ज़ाहिर है बड़ी जनसंख्या अपने आप में एक बड़ा संसाधन है जो किसी भी देश के विकास को गति देने में सक्षम है। लेकिन तुलनात्मक रूप में संसाधनों की सीमित संख्या के चलते एक बड़ी चुनौती भी है। साथ ही मिनिमम मैं कहूँ कि जो लिविंग के लिए एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसे बनाए रखना भी एक बड़ा चैलेंज है बड़ी जनसंख्या के लिहाज से। इसलिए बढ़ती जनसंख्या के साथ ही नीतियों और उसका सख्त क्रियान्वयन आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ मुद्दा आपका में फिलहाल इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।